नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अंग्रेजकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें। ये आज के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको तैयार कर लें। इसका वर्णन हम इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम का वर्णन करेंगे। ब्रिटिश सरकार के भारत मंत्री एडविन मॉन्टेग्यू तथा वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में भारत सरकार कानून बनाया। इस कानून में प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया तथा निश्चित किया गया कि उनके अधिकांश सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे। दोहरी शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकार को अधिक अधिकार दिए गए। इस प्रणाली में वित्त, कानून और व्यवस्था आदि कुछ विषय आरक्षित घोषित करके गवर्नर के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखे गए तथा शिक्षा, जन स्वास्थ्य तथा स्थानीय स्वशासन जैसे कुछ विषयों को हस्तांतरित घोषित करके उन्हें विधायिकाओं के सामने उत्तरदायी मंत्रियों के नियंत्रण में दे दिया गया। इसका अर्थ यह भी था कि जिन विभागों में काफ़ी धन खर्च होता तो वे हस्तांतरित तो होंगे, मगर उनमें भी वित्त पर पूरा नियंत्रण गवर्नर का होगा। गवर्नर मंत्रियों की आज्ञा को रद्द कर सकता है। केंद्र में 2 सदनों की व्यवस्था थी। निचले सदन को लेजिस्लेटिव असेंबली तथा ऊपरी सदन को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। निचली सदन में 144 सदस्य थे, जिसमें 41 सदस्य नामजद, ऊपरी सदन में 26 नामजद तथा 34 चुने हुए सदस्य थे। यह रिपोर्ट 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर आधारित थी। पहला, स्थानीय सरकार के क्षेत्र में सार्वजनिक नियंत्रण स्थापित किया जाए। दूसरा, प्रांतीय सरकारों को लोगों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। तीसरा, ब्रिटिश संसद और राज्य सचिव द्वारा नियंत्रण के प्रयास को कम किया जाए। इसके बाद हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का वर्णन करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित। इस अधिनियम ने कंपनी को भारत में क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी, लेकिन कंपनी की गतिविधियों और कामकाज को विनियमित करने की मांग की। भारतीय मामलों पर नियंत्रण। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया। गवर्नर जनरल का परिचय। इसने बंगाल के गवर्नर के पद को बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया। बंगाल में प्रशासन गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाली एक परिषद द्वारा चलाया जाता था। वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करते थे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशियल की स्थापना की जानी थी, जिसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार शामिल थे, जहां सभी मामलों के निवारण की मांग की जा सकती थी। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। 1781 अधिनियम में संशोधन और गवर्नर जनरल परिषद तथा सरकार के कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय यदि कोई कृत्य करते हैं तो उन्हें अधिकतर क्षेत्र में छूट प्रदान की जाए। इसके बाद हम इसमें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का वर्णन करेंगे, जिसमें सबसे पहले दोहरी नियंत्रण प्रणाली। इसने ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली की स्थापना की। कंपनी राज्य का एक अधीनस्थ विभाग बन गई और भारत में इसके द्वारा अधिकृत क्षेत्रों को ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। इसने वाणिज्य और दिन प्रतिदिन के प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखा। इसके बाद निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों पर नियंत्रण रखने के लिए कंपनी के एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इसमें शामिल थे राजकोष के चांसलर, राज्य का एक सचिव, प्रीवी काउंसिल के 4 सदस्य, क्राउन द्वारा नियुक्ति। गवर्नर जनरल और गवर्नर इन चीफ। गवर्नर जनरल की परिषद का गवर्नर इन चीफ सहित 3 सदस्यों तक सीमित कर दिया गया था। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल और गवर्नर इन चीफ दोनों की शक्ति प्रदान की गई थी। यदि वह निर्णय की जिम्मेदारी लेता है तो उसे परिषद के नियम निर्णय को ओवरराइड करने की अनुमति दी गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1858 के विद्रोह ने प्रशासन में कंपनी की सीमा को उजागर कर दिया था। विद्रोह ने कंपनी द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र पर अधिकार के विभाजन की मांग के रूप में अवसर प्रदान किया। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा शुरू की गई दोहरी प्रणाली का अंत हो गया। अब भारत को राज्यों के सचिव और 15 सदस्यों की एक परिषद के माध्यम से क्राउन के नाम पर शासित किया जाने लगा। यह परिषद प्रकृति में सिर्फ सलाहकार थी। भारत के गवर्नर जनरल की उपाधि को वायसराय से बदल दिया गया। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकारी ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपे गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के उस सदस्य को भारत राज्य सचिव का प्रदान किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के वर्तमान संविधान का स्रोत 1935 का अधिनियम है। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। संघ की 2 इकाइयाँ थीं, ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देशी रियासतें। संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दी गई। इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 शक्तियाँ, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया।
दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत सरकार की परिषद को समाप्त कर दिया। मताधिकार का विस्तार हुआ 10%। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। यूपीएससी, एसपीएससी तथा 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना हुई। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई।